नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। हमारे साथ हैं संजीव तिवारी, जो कि ग्राम उदय फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका पहले तो मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद गीता जी। हम जिस प्रकार से आज बात करने के लिए बैठे हैं, आपको पता ही है कि नेपाल में जो है धर्मांतरण का मुद्दा काफी उठ रहा है। कई प्रदर्शनकारी, कई हिंदू जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। कितने सालों तक तो राजशाही वहां पर लगा रहा, 2008 में जो है वो हटा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है वहां पर? नेपाल की ये जो समस्या है ये एक दिन की समस्या नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या आज शुरू हुई है। और ये अगर इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये समस्या केवल नेपाल की नहीं है। जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहे हैं, वो नेपाल ही नहीं अपितु भारत की भी समस्या है और अन्य देशों की समस्या भी है। क्रिश्चियन तंत्र ने, ईसाई तंत्र ने पूरे विश्व में इसी प्रकार से कन्वर्जन किया है। पिछले 2500 सालों में अगर ईसाई तंत्र को आप देखें, 2500 साल भी नहीं, 2000 साल, मैं ज्यादा ही बोल गया। अगर 2000 सालों में आप ईसाई तंत्र का पूरा स्वरूप देखें तो आपको यही लगेगा कि ईसाई तंत्र ने कन्वर्जन इसी प्रकार से विश्व भर में किया है। 2007 के पूर्व नेपाल में राजतंत्र था। उसके बाद 2007 के बाद जो नेपाल का स्वरूप है वो राजतंत्र से लोकतांत्रिक हो जाता है, डेमोक्रेटिक हो जाता है। राजतंत्र वहां पे खत्म हो जाता है। हमको लोकतंत्र से भी समस्या नहीं है, लोकतंत्र भी ठीक है, लोकतंत्र से भी समस्या नहीं है। लेकिन जब लोकतांत्रिक संविधान वहां पे आता है, जो संविधान जो लोकतांत्रिक आता है, उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाता है सेकुलर, और उसके बाद से नेपाल जो है एक सेकुलर स्टेट हो जाता है। अब भारत को भी देखिए, भारत में भी जो कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, जो क्रिश्चियन कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, वो इसके डेमोक्रेटिक सिस्टम से कभी कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन भारत जब सेकुलर बन जाता है, जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है और इंदिरा गांधी जब इसमें एक वर्ड जोड़ देती है सेकुलर, तब से भारत में कन्वर्जन तेज होता है। तो जो मेन समस्या है वो समस्या किससे है, तो वो सेकुलर शब्द से है। ये सेकुलर शब्द एक्चुअली आपको दिखता ऐसे है कि सबको लेके चलने वाली बात है, लेकिन सेकुलर वर्ड जो है वो एक कॉरिडोर है, एक रास्ता है, जिसके थ्रू क्रिश्चियन तंत्र एंट्री करता है और कन्वर्जन करता है। दूसरी बात, ये जितना भी कन्वर्जन नेपाल में हो रहा है, अगर आप नेपाल के कन्वर्जन को देखें, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नेपाल में जाके नेपाल के लोगों से बातचीत कर सकती हैं। मैं नेपाल में लंबे समय तक रहा भी हूँ। काकरभिट्टा का जो बेल्ट हो गया, झापा हो गया, काठमांडू हो गया, जनकपुर हो गया, मैं पूरे क्षेत्र में घुमा हुआ हूँ। तो नेपाल में जितना भी कन्वर्जन हो रहा है, इसमें जो मैक्सिमम कन्वर्जन है वो थ्रू टेरर हो रहा है, आतंकवाद। ये धर्मांतरण नहीं है, एक प्रकार का आतंकवाद है। कैसे आतंकवाद? इस प्रकार से कि आप नेपाल में ही देख लीजिए, नेपाल में ही इस प्रकार के अनेकों अलगाववादी संगठन हैं, जो ऐसे, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में, भारत के ही जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जहाँ मणिपुर, नागालैंड में जैसे NSCN, ZNLF, PLA, जैसे तमिलनाडु में कभी LTT हुआ करता था, जो कि भारत को तोड़ने की बात करता था और एक अलग राष्ट्र की मांग करता था। ऐसे ही नेपाल में आप देखेंगे तो नेपाल में भी ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो कि नेपाल को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेपाल को 3-4 खंडों में विभाजित कर दिया जाए। तो इससे फायदा वो जो संगठन है, हाँ, वो वही मैं बताना चाहता हूँ। वो क्या करते हैं कि कुछ क्षेत्रों के लोगों को पहले ईसाई बनाते हैं और उनको हिंदुओं से विलगाव करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करो। क्योंकि जब कोई ईसाई बन जाता है तो उसकी उस राष्ट्र के प्रति आस्था खत्म हो जाती है। उसकी आस्था सीधे सीधे बाहरी तंत्र, पोप और चर्च या अमेरिका के प्रति जुड़ जाती है। सर, मैं बात करना चाहूंगी तिवारी जी, जिस प्रकार से नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं वो पुष्पकमल दहल जी, प्रचंड नेपाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था उनका, ठीक है सर, तोड़ लिया लेकिन उन्होंने उससे, ठीक है जी। अब उन्होंने KP शर्मा ओली नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है। जी 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 जी, जिसका रुख कहा जा रहा है कि चीन समर्थन कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, कहा जा रहा है। जी जी जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के बैकिंग में प्रारंभ से ही हमेशा चर्च रहा है। हाँ, कम्युनिस्ट
कि जो कम्युनिस्टों को जो फंडिंग प्रारंभ से हुई है वो चर्च द्वारा हुई है। इसके कई सारे लिंक्स अवेलेबल है। मैं ये कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ। जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार रही, जिन जिन राज्यों में कम्युनिस्टों की सरकार रही, वहां पे कन्वर्जन तेजी से हुए। चाइना में जब कम्युनिस्टों का आधिपत्य हुआ तो जिस चाइना में कभी कन्वर्जन नहीं होता था, उस चाइना में भी कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, क्योंकि कम्युनिस्टों को पीछे से चर्च बैकिंग देता है। चर्च पूरी फंडिंग करता है कम्युनिस्टों को। इसके सारे तथ्य उपलब्ध हैं। आपको क्या लगता है धर्मांतरण किस बेस पे हो रहा है? क्या लोग मजबूरी में आके कर रहे हैं, या उन्हें लालच दिया जा रहा है, या डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? क्यों कर रहे हैं लोग अगर दूसरे धर्म को क्यों अपना रहे हैं? इसको अनुपातिक आधार पे देखें तो मुझे लगता है कि लोभ और लालच में मतांतरण बहुत नगण्य होता होगा, 5 से 10% ही होता होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लोभ और लालच के आधार पर मतांतरण नहीं होता होगा, लेकिन लोभ और लालच पे होने वाला मतांतरण बहुत ही नगण्य है, 5 से 10% ही है। जो अधिकतम मतांतरण है वो भय के कारण है, वो डर के कारण है, वो आतंकवाद के कारण है। और ये भय और आतंकवाद के यही बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ। तो ये कौन भय डलवा रहा है? यही मैं आपको लोगों के अंदर कौन भय डलवा रहा है? इसी विषय को मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भय के द्वारा जो होने वाला मतांतरण है वो केवल नेपाल में नहीं हो रहा है, वो भारत में भी हो रहा है। भारत के पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे भी भय के द्वारा मतांतरण पिछले कई वर्षों से चल रहा है। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, यहाँ पे भी भय ऐसी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं। उनके पास हथियार हैं, उनके पास वैसे हथियार हैं कि उस देश की आर्मी के पास उतने हथियार नहीं होंगे। उनके द्वारा कन्वर्जन हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसी स्थितियां हैं। तो लेकिन अगर जबरदस्ती तो धर्मांतरण कराना तो अपराध है। तो इस पे सरकार की मिलीभगत होती है इसमें। अनुच्छेद 26 में अगर हम देखें तो वो तो अपराध है। इस बात को समझिए, जब से राजतंत्र हटा नेपाल से, किसी भी राष्ट्र में लोकतांत्रिक संविधान का पूर्ण रूपेण कभी पालन हो ही नहीं सकता। वहां की सरकारें कभी संविधान के अनुसार नहीं चलती हैं। हम बात करें सर, वहां की सरकार आप कह रहे हैं कि नहीं चल सकती, लेकिन अन्य कोई भी सरकार जैसे अपनी भारत की प्रधानमंत्री जी क्या इस पर नहीं बोल सकते? क्या इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते? इसको मैं भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता मानता हूँ। कैसे? डिप्लोमेटिक फेलियर। क्योंकि नेपाल कभी आपसे अलग है ही नहीं। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो नेपाल और भारत में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। बेटी बहन का रिश्ता है। आप ऐसे बेटी बहन, आप उसको जो भी संबंध दे दें, मैं नेपाल और भारत को कभी अलग मानता ही नहीं। नेपाल के हिंदू, भारत के हिंदू में आपसी संबंध और आपसी सामंजस्य है, कभी अलग है ही नहीं। तो अगर नेपाल में कुछ भी हो रहा है तो ये आपकी नैतिक ही नहीं, आपकी मतलब समझिए कि आपके ऊपर हमला है। ये नेपाल के ऊपर नहीं, भारत के ऊपर हमला है। क्योंकि जो लोग भी नेपाल में कन्वर्जन कर रहे हैं, जो नेपाल, अगर नेपाल कल को क्रिश्चियन स्टेट बन जाता है तो भारत को क्या नुकसान होगा? मैं उसी विषय पे आने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कल को नेपाल कंप्लीटली क्रिश्चियन स्टेट बन जाता है, जैसा कि अभी नहीं है, अभी नेपाल में ठीक ठाक हिंदुओं की संख्या है, लेकिन उस डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर नेपाल कल को कंप्लीटली क्रिश्चियन स्टेट बन जाता है तो नेपाल के थ्रू, नेपाल के माध्यम से भारत को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि नेपाल के लोगों के आज भी जो संबंध है वो भारत से मधुर संबंध है। आप समझिए, मैं इसको आपको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर चाइना की जो खुफिया एजेंसी MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी, तो चाइना की खुफिया एजेंसी बहुत इजीली नेपाल के लोगों के थ्रू डील कर जाएगी। क्योंकि आप भारत के कुछ क्षेत्रों में आ जाइए जिसमें मुख्य रूप से दार्जिलिंग, जिसकी सीधी सीधी सीमा नेपाल से लगती है, और नेपाल वहीं पे आपका जो है पानी टंकी करके एक जगह है सिलीगुड़ी में, मैं वहां जा भी चुका हूं। तो पानी टंकी और नेपाल मतलब सीधे सीधे आना जाना है लोगों का। आप किसी भी व्यक्ति को, नेपाल के किसी भी व्यक्ति को अपना बना के और भारत में भेज सकते हैं। अच्छा, मुझे ये संदेह है, मैं एक संदेह के रूप, खुफिया, हाँ, खुफिया तंत्र के रूप में, मतलब नेपाल के लोगों को, क्योंकि मतलब हमारी खुफिया कोई भी जानकारी आप आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है तो वो आराम से यहाँ पे एंट्री करके उनके लिए काम करेगा, फिर तो वो उनके अंडर में काम करेगा। मेरा कहना यहाँ पे ये है कि अगर किसी को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई बनाया जा रहा है, प्लानिंग के थ्रू, अगर मान लीजिए कि किसी को क्रिश्चियन बनाने में कोई प्लानिंग हो, कोई प्लानिंग इन्वॉल्व हो, तो उस व्यक्ति को क्रिश्चियन बना के और बहुत इजीली भारत में डिप्लॉय किया जा सकता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ये भी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी चुप क्यों है? तभी मैं कह रहा हूं कि ये भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता है। इसीलिए मैं इसको भारत, लगता है कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। निश्चित ही हस्तक्षेप करना। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके ऊपर हमला है।
वो तो विश्व स्तर पर जो है कह रहे हैं कि विश्व गुरु है और तो यही प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जो है उनका डंका बज रहा है। निश्चित ही डंका बज रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल के विषय पे ये कूटनीतिक रूप से भारत सरकार की विफलता है। मैं इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मैं सीधे सीधे भारत सरकार को कह रहा हूँ कि भारत सरकार को नेपाल के इस विषय को, क्योंकि ये केवल कन्वर्जन नहीं है। लेकिन नेपाल के लोग तो मदद नहीं मांग रहे ना, तो फिर क्यों करेंगे वो उनकी? नेपाल के लोग तो चाइना से भी मदद नहीं मांग रहे हैं, लेकिन चाइना तो सहयोग कर रहा है। नेपाल के लोग चाइना से भी कभी मदद नहीं मांगा, लेकिन चाइना एकदम खुले हाथों से सहयोग कर रहा है। तो चाइना को क्या फायदा है? यही, चाइना नेपाल के थ्रू भारत को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन आप नेपाल के थ्रू चाइना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये रणनीतियां चल रही ये रणनीतियां चल रही हैं, राजनीतिक स्तर पे ये सारा कार्य चल रहा है। और केवल चाइना ही नहीं, इसमें अमेरिका और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व है। भारत को भी उसी नीति का पालन करना चाहिए। भारत भी अगर चाहे तो नेपाल के थ्रू चाइना को कंट्रोल कर सकता है। इस नीति का भारत भी पालन कर सकता है। इसी को कूटनीति कहा गया है। हमारे यहाँ जो चाणक्य की कूटनीति थी वो यही थी, आप नेपाल के थ्रू चाइना को कंट्रोल कर सकते हो, आप नहीं कर पा रहे, वो कर रहे हैं। तो अब किस प्रकार से अब सरकार से कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आगे चल के बड़ा नुकसान होगा भारत को? अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे भारत को इस विषय को गंभीरता पूर्वक उठाना चाहिए कि ये नेपाल में जो हो रहा कन्वर्जन है ये सामान्य कन्वर्जन नहीं है, ये नेपाल के थ्रू भारत में एक प्रकार की घुसपैठ है। इस विषय को यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए। नेशनल एजेंसियां जो हैं उनके थ्रू भी जांच करवाना चाह रहे हैं, उनके थ्रू भी आप? इसमें तो मैं जो भारत की जो एजेंसीज हैं, क्योंकि भारत की एजेंसी सभी राष्ट्रों में, मैं आप ही की बात को और बढ़ाना चाहूंगा। आपने कहा कि ये किस प्रकार से कूटनीतिक विफलता है भारत सरकार की, तो पहले इस चीज को समझिए, जो भारत की एजेंसी होती है, जैसे रॉ के बारे में आप जानते होंगे, रिसर्च एनालिसिस विंग, वैसे ही अमेरिका की एजेंसी होती है CIA, वैसे ही पाकिस्तान की एजेंसी ISI। हर देश की अपनी अपनी एजेंसी होती है जो अन्य देशों में काम करती हैं। मेरा कहना यह है कि रॉ नेपाल में क्या कर रही है। देखिए, इंटरनेशनल एजेंसी जो है, जो भारत सरकार की जो एजेंसी है रॉ, उसकी क्या भूमिका है नेपाल में, वो वहां क्या कर रही है? इतना बड़ा कांड हो रहा है नेपाल में, तो और आप क्या कर रहे हैं? आम पब्लिक कैसे इसमें भारत इसमें इसमें सबसे, मैं देखिए, जब सरकारें दम तोड़ देती हैं तब जनता की भूमिका बढ़ जाती है। आज नेपाल की सरकार सीधे सीधे चर्च के हाथों में खेल रही है। जैसा आपने बताया, ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वो सीधे सीधे चर्च के हाथों में खेल रहे हैं। तो वहाँ की जनता सड़कों पे उतर गई। भारत के लोगों को, विशेष रूप से भारत के हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि ये हमला नेपाल पे नहीं, भारत के ऊपर हमला है। और भारत आज उनके साथ है तो कल हमारे साथ ये हो चुका है। कल उनके साथ नहीं, ये हमारे ऊपर ही हमला है। मतलब घूम फिर के हमारे पास ये नहीं, ये नेपाल पे हमला है नहीं, ये हमला ही हमारे ऊपर हुआ है। ये टारगेट ही हमको किया गया है, समझना होना चाहिए। ये टारगेट हमको किया गया। इसको ऐसे मत देखिए कि कल को उनके ऊपर होगा तो परसों हमारे, ये टारगेट ही हमको किया गया। हमको टारगेट करके उनके ऊपर अटैक हुआ है। मतलब क्योंकि सीधे कंधे पे बंदूक चलाई जा रही है। हाँ, उनके कंधे पे, क्योंकि सीधे सीधे वो हमारे ऊपर अटैक कर नहीं सकते। सीधे सीधे भारत के ऊपर अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत को अगर आप वैश्विक स्तर पे देखें तो भारत एक बहुत विशालकाय पक्ष है जिस पे आप सीधे सीधे अटैक नहीं कर सकते। तो एक छोटे से नेपाल को टूल बना के हमको टारगेट किया गया है, नेपाल के माध्यम से भारत को टारगेट किया गया है। तो ऐसे में भारतवासियों को, भारत के, विशेष रूप से भारत के हिंदुओं को, मैं हिंदू ही कहूंगा, विशेष रूप से भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये उनके ऊपर सांस्कृतिक प्रहार है। और भारत के हिंदुओं को नेपाल के हिंदुओं के साथ खड़े होकर मजबूती के साथ इस विषय के साथ या तो धरना, या तो जिस प्रकार से भी भारत सरकार से भी मांग उठानी चाहिए कि नेपाल के कन्वर्जन को कंट्रोल किया जाए। नहीं तो वहां से क्रिश्चियन को डिप्लॉय करके कल को चाइना यहाँ पे कोई भी गतिविधि कर सकता है। अगर आपके देश की सूचनाएं नेपाल के ईसाइयों के माध्यम से चाइना जाती हैं तो आप क्या करेंगी? हम बात करें अगर सीता जी की, जी, तो सीता जी भी, मैंने तभी कहा कि नेपाल और भारत अलग कहाँ है। आपने खुद ही मेरी बात कह दी कि सीता जी की भूमि है नेपाल। तो भारत को तो हमेशा धार्मिक दृष्टि, बेटी बहन का तो रिश्ता है ही वहाँ से। भारत को जब भी आप देखेंगे तो धार्मिक दृष्टि से देखेंगे। अगर चाइना में भी, अगर भगवान, भारत के कितने लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, नेपाल के लोग बिल्कुल, हम तो चाइना के भी बड़े क्षेत्रों को भारत ही कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पशुपतिनाथ हैं। जहां जहां भारत का धार्मिक पक्ष है वो भारत ही है।
भारत का अर्थ किसी सीमा से नहीं है, वो एक सांस्कृतिक। तो अब लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जनता को? लास्ट में मैं इस देश की हिंदू जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि ये आपके ऊपर आघात है, ये नेपाल के ऊपर नहीं, ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर आघात है, आपको समझना पड़ेगा। और ये राष्ट्र के ऊपर संकट है, ये भारत राष्ट्र के ऊपर संकट है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा पक्ष भारत सरकार की ये कूटनीतिक विफलता है, भारत सरकार के एजेंसीज की ये कूटनीतिक विफलता है, जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी कूटनीतिक विफलता है, भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता है। भारत के गृह मंत्रालय को यह विषय संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे ये रक्षा से जुड़ा हुआ, आंतरिक रक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और भारत के हिंदुओं को भी ये समझना पड़ेगा कि ये नेपाल के हिंदुओं के ऊपर ही नहीं, भारत के हिंदुओं के ऊपर भी प्रहार है। हम सबको एकजुट होकर ईसाई तंत्र के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईसाई तंत्र के पीछे आतंकी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ संजीत तिवारी जी, जो कि ग्राम उदय फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये केवल जो है नेपाल का ही मामला नहीं है, पूरे भारत का मामला है। तो सभी को, मतलब सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बात करनी चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री को इस पर जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लेना है, तभी ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं शांत होगा। तो आप इसी के साथ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।